जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में जाने से पहले किस किस चुनौती का सामना करना पड़ा था और किस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ी थी, और कांग्रेस ने उनके संविधान सभा में जाने के सारे रास्ते ताले लगा दिए थे। उन्होंने अपनी ही किताब में लिखते हैं कि अपने राष्ट्र का संविधान तैयार करने का दायित्व मेरे ऊपर आया। ये एक अनन्य घटना थी। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा निर्मित हुई थी। उस समय मेरी कैसी अवस्था थी आपको पता ही होगा। 1946-1947 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पराजित हुई। इस पराजय के लिए शर्म करने का कोई कारण नहीं है। वजह यह है कि उस चुनाव के समय सारा राष्ट्र एक ओर था तथा हमारा दल दूसरी ओर था। एक ओर मजबूत राजनीतिक संगठन था तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक अछूतों का संगठन सामना कर रहा था, अर्थात पराजित होना निश्चित था। परंतु पराजित होने पर रुकना उचित नहीं था। हमको कहीं से भी संविधान सभा में प्रवेश करना आवश्यक था। अछूत समाज इस देश की एक स्वतंत्र जाति है, ऐसे ब्रिटिश लोगों ने घोषणा की थी। परंतु कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में अछूत समाज को उल्लेख तक नहीं किया था। उसने अस्पृश्य समाज को एकदम अलग कर दिया था। तब मैंने संविधान सभा में जाने की निश्चय किया। अछूत समाज के कल्याण हेतु मेरा संविधान सभा में जाना महत्वपूर्ण था। मैं संविधान सभा में न जा सकूं, इसलिए कांग्रेस ने हर जगह ताले लगा दिए थे। महाराष्ट्र में जो कुछ थोड़े लोग हैं, उन नामांकित लोगों में मेरी गणना ही होती है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होना चाहिए। संविधान सभा के चुनाव हेतु कांग्रेस ने श्री जयकर को पत्र भेजा। श्री मुंशी को बुलाया गया तथा उनके निमंत्रण भेजे गए, किंतु मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे दूर रहने के लिए उन्होंने अनेकों प्रयत्न किए, इसलिए मुझे मुंबई छोड़कर बंगाल जाना पड़ा। वहाँ पे महार नहीं थे, फिर भी मैं वहाँ से चुन कर आया। इस बात को मेरे शत्रुओं ने अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। संविधान सभा में अछूतों के राजनीतिक अधिकारों को रखने का अवसर चाहिए था। ये बहुत विकट प्रसंग था। कांग्रेस तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बीच गहरा विरोध होने के कारण शोक फेडरेशन को संविधान सभा में प्रवेश न मिले, इसका कांग्रेस ने निश्चय किया था। कांग्रेस ने संविधान सभा में मेरा जाना असंभव कर दिया था। अंत में मैंने वो मार्ग ढूंढ निकाला तथा बंगाल से संविधान सभा में गया। मेरा इतना ही उद्देश्य था कि मैं अछूत वर्ग के अधिकारों को संविधान सभा में रख सकूं तथा हिंदुओं के राज्य में उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके। राष्ट्र का संविधान निर्माण करने की मेरी महत्वाकांक्षी नहीं थी। जहां संविधान सभा का सदस्य होना मुश्किल था, वहां कुछ अधिकारों की कल्पना करना भी असंभव था। किसी भी आदमी को अंदर आने देंगे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा निश्चय किया गया था। संविधान सभा के दरवाजे मेरे लिए बंद थे, साथ ही खिड़कियां भी बंद की गई थी। आजू बाजू के छेद भी बंद कर दिए गए थे, परंतु जन कल्याण के कार्य के कारण मुझे अंदर कदम रखना जरूरी था। आश्चर्य की बात यह है कि जिसे अंदर न आने देने का संकल्प लिया गया था, उसके ही सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई। इस तरह का महान कार्य करने का अवसर मनुष्य को बहुत कम मिलता है। ये बात मेरे लिए गौरवास्पद है, वैसे ही आपके लिए भी गौरवास्पद है। मेरे लिए भी गर्व करने वाली बात है, और मेरे समाज के और भारत के जितने भी अछूत समाज हैं, अस्पृश्य समाज है, सभी के लिए गर्व करने वाली बात है। वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ विशेष नहीं किया है, परंतु इस काम से हिंदू जनता को एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। पिछले 20 वर्षों से मेरे ऊपर नाना प्रकार के आरोप किए जाते रहे हैं। मैं तथा
मेरा दल राष्ट्र है। मैं अंग्रेजों का साथीदार हूँ तथा मुसलमानों का बगल बच्चा हूँ। ये आरोप वास्तव में झूठे हैं। अब इन लोगों को विश्वास हो गया है कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विगत 20 वर्षों से हमारे दल पर जो कलंक लगा था वो धुल गया है। अतः मैंने इस देश की स्वतंत्रता का रक्षण करना हर किसी ने अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। इस देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक उत्क्रांति आज नहीं तो कल अवश्य होगी। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। आज राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हमें एक दूसरे से विभाजित किया गया है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं एक छावनी का नेता हूँ। ऐसा होकर भी जब योग्य समय तथा परिस्थिति आने पर ये देश एक हुए बगैर नहीं रहेगा। विश्व की कोई भी शक्ति इस एकता के बीच नहीं आ पाएगी। इस देश में अनेक जातियां तथा अनेक पंथ होकर भी हम लोग एक होंगे ही। इसमें मैंने मन में कोई संदेह नहीं है। देश का विभाजन हो ऐसे मुस्लिम लीग की मांग है। फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जिससे अखंड भारत के द्वारा ही सबका कल्याण होगा। देश के अंतिम ध्येय के संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु देश की विविध जातियों के मिश्रित समुदाय को एक निश्चित तथा सहयोग से एकता के मार्ग पर कैसे चलाया जाए, ये वास्तविक प्रश्न है। देश के सारे दलों को तथा जातियों को उसमें शामिल होने की उत्सुकता है। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए अधिकांश दलों ने उनकी मांगों को मान्य किया है। तो ये महान विक्रम होगा। जनता की मुख्य ज़रूरतें को थोड़ा बाजू में रख अपने विरोधियों को हम कुछ सहूलियत प्रदान करेंगे। हम और प्रयास करेंगे तथा सबको इस मोर्चे में शामिल करेंगे। मोर्चा एक बार शुरू हुआ कि फिर वो एकता की ओर जाएगा। अपने साथ जिनके आने की इच्छा नहीं है उन्हें भी आगे ले जाते आएगा। आपने ऐसी संभावना निर्माण करनी चाहिए। मेरा मत, यदि जनता चाहते हो तो मुझे गुटबाजी पसंद नहीं है। सन 1935 अनुसार केंद्र से भी अधिक देश का मध्यवर्ती केंद्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। पिछले 150 वर्षों से देश की केंद्रीय सरकार को कमजोर करने हेतु कांग्रेस ने सहमति देना ये मेरी समझ के बाहर है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच सुलह हेतु पुनः प्रयत्न होना चाहिए। जनता का भविष्य तय करते समय दलों तथा नेताओं को क्यों महत्व देना चाहिए। अब 3 मार्ग खुले हैं: शरण आना, युद्ध अथवा समझौता। वर्तमान में युद्ध की भाषा बहुत लोग बोलने लगे हैं, परंतु लड़ाई करके देश के राजनीतिक प्रश्न हल करने की कल्पना से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुतों को लगता है कि ये युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध करना होगा, परंतु मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि यदि युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर ये मुसलमानों के विरुद्ध में होगा। मुसलमानों को जीतकर या अपने द्वारा तैयार किया गया संविधान लाद कर ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कारण ऐसा करने पर उनके साथ हमेशा ही लड़ते रहना पड़ेगा। वर्ग का कथन है, सत्ता देना सरल है परंतु समझदारी देना बहुत कठिन है। हमने अपने व्यवहार से ये दिखाना होगा कि देश के सारे विभागों को अपने साथ लेकर एकता के मार्ग पर मोर्चे में चलने की सत्ता जैसी अपने पास है, वैसी समझदारी भी अपने पास है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब बाबा साहेब को कांग्रेस ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे संविधान सभा में जाने के लिए, तो बहुत कठिनाई और बहुत दिक्कत परिस्थिति में उन्होंने
हार नहीं मानी और संविधान सभा में गया और कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को भी ये समझाने की भी कोशिश किया है कि जो पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था उनको भी रोका जाए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। ना कांग्रेस झुकने को तैयार था, ना मुस्लिम लीग झुकने को तैयार था। दोनों अपने बात पर और अपने कथन पर अड़े हुए थे। उन्होंने अगर समझौता कर लिया होता तो आज पाकिस्तान जो भारत से अलग है वो भारत के साथ रहता। अगर बाबा साहेब चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पावरफुल इंसान थे, उन्होंने अगर चाहते तो वो भी अछूतों के लिए अपना एक अलग देश मांग कर सकते थे, बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको विश्वास था कि आगे चल के जो अछूतों को अन्याय अत्याचार हो रहा था आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होगा। पर आज भी हम अछूत एसटी एससी ओबीसी आज़ाद नहीं हुए हैं। छुआछूत से ना आज़ाद हुए हैं, ना ब्राह्मणवाद से आज़ाद हुए हैं, ना ये ब्राह्मणों के चंगुल से आज़ाद हुए हैं। जैसे पहले था थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, पर आज भी हम लोग ब्राह्मण के गुलाम ही है। इसे एसटी एससी ओबीसी को बखूबी समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद फिर से बहुत देर हो जाएगी। और अभी के जो एसटी एससी ओबीसी सोच रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए अच्छा है और बीजेपी हमारे लिए गलत है, तो उसे मैं बता दूं कि कांग्रेस भी वही ब्राह्मणों की पार्टी है और बीजेपी भी वही ब्राह्मणों की पार्टी है। ये लोग दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, बारी बारी से शोषण करते हैं एसटी एससी ओबीसी का, अछूतों का। इसलिए भारत के सभी एसटी एससी ओबीसी को अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो कथन है उसे फॉलो कीजिए और उनके रास्ते पे चलिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और राजनीति में आइए और अपने आप को शासक बनाइए। अपने जो सत्ता है उसे ब्राह्मणों को मत दीजिए। अपने आप को शासक बनाएंगे तभी जाकर अपने समाज का जो दुर्दशा है उसे सुधार पाओगे और अपने आने वाले नस्ल को आगे ले जा पाओगे। जय भीम।